गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 10 विषय विज्ञान और लेसन है दूसरा। उसका अपने एक तंत्र पहले कर चुके हैं, पाचन तंत्र, और दूसरा तंत्र श्वसन तंत्र के बारे में इसमें आज अपने पढ़ेंगे। श्वसन तंत्र के बारे में आज अपने पढ़ती हैं। श्वसन तंत्र से पहले अपने को पता होना चाहिए कि श्वसन किसे कहते हैं। श्वसन किसे कहते हैं इसी के बारे में पहले अपने जानते हैं कि जो कोशिकाएं हैं वो अपनी क्रियाओं को, अपने जैसे कोई भी कार्य करते हैं, अपने को कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो उसी प्रकार कोशिकाओं को भी तो अपनी क्रियाओं के संपादन हेतु ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा प्राप्त करने के लिए जो कोशिकाएं हैं वो पोषक तत्वों का क्या करती है, ऑक्सीकरण करती है, ऑक्सीजन के द्वारा उनका ऑक्सीकरण करती है। और जब वो ये क्रिया संपन्न होती है उस समय एटीपी का निर्माण होता है। उस समय एटीपी का निर्माण, एटीपी क्या है, एक ऊर्जा का घटक है, उसका निर्माण होता है। तो और हानिकारक जो CO2 गैस है, इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस वो उत्पन्न होती है। तो ऊर्जा प्राप्त करने की इस पूरी विधि में, इस पूरी प्रक्रिया के लिए वायुमंडल से जो ऑक्सीजन का शरीर में प्रवेश होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का जो उत्सर्जन होता है, यही क्या है कि श्वसन की प्रक्रिया है। दोबारा समझो कि कोशिकाएं क्या करती है, अपनी क्रियाओं का संपादन करती है, अपनी क्रियाओं को पूर्ण करती है, तो उसके लिए उनको ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और उस ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए वो O2 का क्या करती है, O2 द्वारा ऑक्सीकरण करती है, और इस क्रिया में एटीपी का निर्माण होता है और हानिकारक कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। और ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए वायुमंडल से ऑक्सीजन शरीर के अंदर आती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो शरीर से बाहर निकलती है। और जिस ऑक्सीजन को हम शरीर के अंदर ग्रहण करते हैं वो ऑक्सीजन शरीर के सभी अंगों तक, सभी ऊतकों तक कैसे पहुंचती है, हमारे रक्त के माध्यम से पहुंचती है। वह रक्त जो ऑक्सीजन है वो क्या होती है, रक्त के अंदर घुलकर ऑक्सीजन गैस पूरे विभिन्न अंगों तक और ऊतकों तक उसको पहुंचाता है। कौन पहुंचाता है, रक्त पहुंचाता है। रक्त के अंदर घुलकर ही वो अंदर आती है और उसी के द्वारा ही जो CO2 है वो अंदर समाहित होकर उसको बाहर भेजा जाता है। तो ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का इस आदान प्रदान की क्रिया को ही क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के इस आदान प्रदान की क्रिया को ही क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। आदान प्रदान की क्रिया को ही श्वसन कहते हैं। इसके बाद देखो जो मानव श्वसन तंत्र है उसके मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है उसको। ऊपरी श्वसन तंत्र, निचला श्वसन तंत्र और श्वसन मांसपेशियां। इन तीनों को ही अपने डिटेल से पढ़ेंगे। इनके आगे जो भाग डिवाइड किए उनके बारे में पढ़ेंगे तो आपको श्वसन तंत्र अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले अपना पढ़ते हैं ऊपरी श्वसन तंत्र। ऊपरी श्वसन तंत्र क्या है, इसमें मुख्य रूप से नासिका, मुख, ग्रसनी, स्वरजंत्र, ये 3-4 जो है भाग हैं इसके, ये मुख्य रूप से कार्य करते हैं ऊपरी श्वसन तंत्र में। तो सबसे पहले क्या है, नासिका। यह पहला श्वसन अंग है। यह पहला श्वसन अंग है जो अपने को बाहर से दिखने में एक जोड़ी नासाद्वार के रूप में अपने को दिखता है और एक जोड़ी नासाद्वार से ही यह शुरू होता है। तो यह क्या है, पहला श्वसन अंग क्या है, नासिका। सबसे पहले आप मानव श्वसन तंत्र को 3 भागों में बांटा गया, ऊपरी श्वसन तंत्र, निचला श्वसन तंत्र और श्वसन मांसपेशियां। अपने शुरू कर रखा है ऊपरी श्वसन तंत्र। उसके आगे जो भाग हैं वो है नासिका, मुख, ग्रसनी और स्वर यंत्र। नासिका, मुख, ग्रसनी और स्वर यंत्र, इन चारों के बारे में अपने डिटेल से पढ़ेंगे। तो इसमें अपने पहले शुरू कर रखा है नासिका। नासिका क्या है, यह श्वसन का पहला अंग है और बाहर से देखने जो शुरू होता है ये एक जोड़ी नासाद्वार से शुरू होता है और एक बड़ी गुहा के रूप में होता है। एक बड़ी गुहा के रूप में होता है। इसमें एक पतली हड्डी होती है और एक झिल्ली होती है जो उसको 2 भागों में विभाजित करती है। इस नासाद्वार को 2 भागों में विभाजित करती है, एक पतली हड्डी और पतली जो झिल्ली है जो इसको 2 भागों में विभाजित करती है। नासिका क्या है, जो गुहा का ये पीछे का भाग है, जो नासिका गुहा का जो पीछे का भाग है उसे ग्रसनी कहते हैं, उसमें जाकर ये खुलता है। पहले तो आपका कि ये श्वसन का पहला भाग है और बाहर से देखने पर ये 2 जोड़ी नासाद्वार से ही शुरू होता है और
इसको दो भागों में विभाजित करती है। एक पतली हड्डी और पतली झिल्ली है जो इसको दो भागों में बांटती है। जो नासिका गुहा है, इसका जो पीछे का भाग है वो नासाग्रसनी में खुलता है और नासिका गुहा में पाए जाते हैं जो वो महीन बाल पाए जाते हैं और पतली झिल्ली में होने के कारण इसमें जो रक्त प्रवाह होता है, श्लेष्म होता है, इसका जो आपसी सहयोग होता है वो वायु से धूल के कण, प्राक के कण, फफूंद है आदि को दूर करके उसको क्या करते हैं, ये शुद्ध कर देते हैं। इस शुद्धि के पश्चात ही जो हमारी श्वास वायु है जिसको अपने ऑक्सीजन के रूप में ग्रहण करते हैं वो वायु हमारे फेफड़ों में प्रवेश करती है। पहले उसको नासिका में ही शुद्ध कर दिया जाता है। नासिका में शुद्ध करने के बाद ही और उस वायु की शुद्धि के पश्चात ही वह ये वायु है, श्वास वायु है, वो फेफड़ों में प्रवेश करती है। तो नासिका के बारे में आप इतनी बातें याद रखोगे कि यह श्वसन का पहला अंग है। बाहर से देखने पर ये एक जोड़ी नासाद्वार के रूप में शुरू होता है और इसको दो भागों में विभाजित करती है। एक पतली हड्डी और इसके बीच महीन बाल होते हैं जो वायु के अंदर के कणों को शुद्ध करके आगे वायु को फेफड़ों में प्रवेश करवाते हैं। और दूसरी बात कि नासिका गुहा का जो पीछे का भाग है वो कहाँ खुलता है, नासाग्रहणी में खुलता है। इसके बाद दूसरा जो अंग है वो है मुख। मुख क्या है, श्वसन तंत्र का द्वितीय अंग है। द्वितीय अंग के रूप में ही यह कार्य करता है। श्वास लेने में जो मुख्य भूमिका है वो तो नासिका की ही होती है, परंतु कई बार आवश्यकता पड़ने पर चाहे किसी मजबूरी में अंदर चाहे बहुत जरूरी आवश्यकता हो तो अब अपने जो सांस लेते हैं वह कार्य नाक के द्वारा न होकर वह कार्य अपने मुख के द्वारा भी कर सकते हैं। तो यहाँ यह बात अपने को याद रखनी है कि मुख से जो ली गई सांस है वो वायु नासिका से ली गई सांस की भांति शुद्ध नहीं हो सकती, क्योंकि नासिका में तो एक महीन जो बाल है, श्लेष्म झिल्ली होती है, उसी के सहयोग से वो वायु के धूल के कण, प्राक कण, फफूंद है उनको दूर कर देते हैं और शुद्ध कर देते हैं। लेकिन अपने मुख के अंदर ऐसा कोई भी चीज़ नहीं होती जो अपने ग्रहण की गई वायु को शुद्ध करके आगे भेज सके। नासिका और मुख के बारे में आपको समझ में आ गया होगा कि मुख क्या है, श्वसन तंत्र का द्वितीय अंग है। इसका जो कार्य है वो ऑप्शनल है। जब अपने नाक से कार्य नहीं कर सकते उस समय ये मुख के द्वारा अपनी सांस लेते हैं, लेकिन मुख के द्वारा ली गई सांस शुद्ध नहीं होती, नासिका के द्वारा ली गई सांस की भांति। इसके बाद तीसरा पार्ट है ग्रसनी। ग्रसनी क्या है, एक पेशीय चिमनी नुमा संरचना है। एक पेशीय है और चिमनी की जैसे आकृति होती है उसकी तरह आकृति होती है और यो नासिका गुहा के पृष्ठ भाग से आहार नली के ऊपरी भाग तक ये फैली हुई है। ग्रसनी को भी आगे तीन भागों में बांटा गया है, नासाग्रसनी, मुखग्रसनी और अधोग्रसनी। नासाग्रसनी, मुखग्रसनी और अधोग्रसनी, इसको भी आगे तीन भागों में बांटा गया है। जो नासाग्रसनी है वो तो नासिका गुहा का जो पीछे के भाग में पाए जाने वाला ग्रसनी का प्रथम भाग है। अपने नासिका के अंदर पढ़ा था कि नासिका गुहा का जो पीछे का भाग है वो कहाँ खुलता है, नासाग्रसनी में खुलता है। इसके पश्चात जो वायु नासिका है वो गुहा से गुजरने के पश्चात नासाग्रसनी से होती हुई मुखग्रसनी में अपने आ जाती है और मुख से ली गई जो सांस है वो सीधी मुखग्रसनी में प्रवेश करती है। कई बार अपने जैसे अभी अपने किया था मुख का पार्ट भी द्वितीय श्वसन तंत्र, उसी तरह जब अपने मुख से सांस लेते हैं तो वो सीधी मुखग्रसनी में ही प्रवेश करती है। मुखग्रसनी में से वायु कंठ ग्रसनी में होती हुई फिर आगे स्वर जंत्र में प्रवेश कर जाती है, स्वर जंत्र में प्रवेश कर जाती है। तो यह कार्य है ग्रसनी का। ग्रसनी एक पेशीय है, चिमनी नुमा संरचना है और ये नासिका के पृष्ठ भाग से आहार नली तक फैली हुई है और इसके तीन भाग हैं, नासाग्रसनी, मुखग्रसनी और अधोग्रसनी। इसके बाद जो लास्ट इसका पार्ट है वो है स्वर यंत्र। यह क्या है, कंठ ग्रसनी और श्वास नली को जोड़ने वाली एक छोटी सी संरचना है। छोटी सी रचना है वो कंठ ग्रसनी को और श्वास नली को आपस में जोड़ती है और इसमें 9 प्रकार के उपास्थियों से मिलकर यह बना है। 9 प्रकार की उपास्थियों से मिलकर यह बनता है और भोजन को निगलने के जब निगलते हैं तो स्वर यंत्र के जो है वो उस टाइम आवरण के तौर पर कार्य करता है। जो अपने भोजन को निगलते हैं गले से तो उस टाइम जो स्वर यंत्र है वो आवरण के रूप में कार्य करता है और भोजन को स्वर यंत्र में लाने से और ले जाने से ये रोकता है, मतलब जो भोजन है वो दूसरी जगह न चला जाए, इसका भी यह कार्य करता है। स्वर यंत्र में एक विशेष प्रकार की रचनाएं पाई जाती है, उनको स्वर रज्जु कहते हैं। स्वर रज्जु श्लेष्मय झिल्लियाँ होती है और जो हवा के बहाव से कंपी उत्पन्न होकर अलग तरह की जो ध्वनियाँ उत्पन्न करती है, ये स्वर रज्जु के अंदर जो श्लेष्मय झिल्लियाँ पाई जाती है ये कार्य वो करती है। ये था आपका ऊपरी श्वसन तंत्र। ऊपरी श्वसन तंत्र के 4 भाग थे, नासिका, मुख, ग्रसनी और स्वर यंत्र।
नासिका प्रथम भाग था, ये वायु को शुद्ध भी करता है। मुख दूसरा भाग था, द्वितीयक भाग था, ये शुद्ध नहीं करता। इसके बाद ग्रहस्नी, ग्रहस्नी को आगे 3 भागों में बांटा गया है। फिर आता है स्वर यंत्र। इसके बाद इसका आपका स्वर मानव श्वसन तंत्र का दूसरा भाग है, वो है निचला श्वसन तंत्र। निचले श्वसन तंत्र में जो भाग पाए जाते हैं वो क्या है? श्वास नली है, श्वसनी है, श्वसनिकाएं हैं, कूपिका, फेफड़े, ये सारे भाग कार्य करते हैं निचले श्वसन तंत्र में। सबसे पहले अपने श्वास नली के बारे में पढ़ते हैं। श्वास नली क्या है? यह जो है वो करीब 5 इंच लंबी नली होती है। इसमें उपकलाएं द्वारा सी आकार के जो उपास्थि शल्य भी बने रहते हैं इसके चारों तरफ। तो ये शल्य क्या करते हैं? श्वास नली को चिपकने से रोकते हैं कि वो कभी भी चिपके ना, वो चिपकने से रोकने का कार्य करते हैं ये शल्य, और इसे सदैव खुला रखते हैं। श्वास नली को वो सदैव खुला रखते हैं, चिपकने नहीं देते, क्योंकि यदि श्वास नली चिपक जाएगी तो अपने सांस कहाँ से करेंगे, तो इसीलिए ये शल्य क्या करते हैं? उसको चिपकने से रोकते हैं। जो श्वास नली है वो स्वर यंत्र को श्वसनी में मिलाती है और श्वास को गर्दन से वक्षस्थल तक भी पहुंचाती है। जो अपने श्वास ग्रहण की उसको गर्दन से वक्षस्थल तक पहुंचाने का कार्य भी कौन करती है? यही श्वास नली करती है। आप समझो कि यह 5 इंच लंबी नली है और इसमें सी कार के उपास्थि के शल्य होते हैं जो इसको चिपकने नहीं देते, हमेशा खुला रखने का कार्य करते हैं, और ये श्वास को गर्दन से वक्षस्थल तक भी पहुंचाती है। और उसके बाद वक्ष गुहा में पहुंचकर ये श्वास नली 2 भागों में विभाजित हो जाती है। जैसे ऊपर से आई, एक भाग इधर और एक भाग इधर, ये आगे आकर 2 भागों में विभाजित हो जाती है, एक बाईं ओर एक दाईं ओर। और फिर अपनी अपनी श्वास को ये किस में प्रविष्ट करवाती है? फेफड़ों में प्रविष्ट करवाती है, फेफड़ों तक पहुंचाती है। इन शाखाओं को प्राथमिक श्वसनी कहते हैं। जो आगे शाखाएं बन गई इसकी श्वास नली की, इन्हें क्या कहते हैं? प्राथमिक श्वसनी कहते हैं। और श्वास नली में जो उपस्थित उपकला है, श्वास नली में उपस्थित जो उपकला है वो श्लेष्मा का निर्माण करती हैं और श्वास के साथ आने वाली वायु को शुद्ध करके फेफड़ों की ओर अग्रेषित करते हैं, फेफड़ों तक पहुंचाते हैं। ये था श्वास नली की 5 इंच लंबी नली है और ये स्तंभकार की है। इसमें सी आकार के शल्य पाए जाते हैं जो उसको चिपकने नहीं देते, हमेशा खुले रखने का कार्य करते हैं, और ये श्वास को गर्दन से वक्षस्थल तक पहुंचाती है। आगे ये 2 भागों में विभाजित हो जाती है, बाईं और दाईं ओर, और इन शाखाओं को क्या कहते हैं? प्राथमिक श्वसनी कहते हैं। इसके बाद आपके है श्वसनिका। दूसरा जो पार्ट है वो क्या है? श्वसनिका है। इसके बारे में क्या दे रखा है कि जो श्वास नली है वो अंत में दाईं और बाईं और श्वसनी में व्यक्त हो जाती है, उसे प्राथमिक श्वसनी जो कहते हैं। वो प्राथमिक श्वसनी फेफड़ों में जाकर आगे छोटी छोटी शाखाओं में द्वितीयक श्वसनियों में, जिसे कहते हैं, बंट जाती है। मतलब ऊपर से आई, फेफड़ों तक आते 2 भागों में विभाजित होगी। इन 2 भागों को तो क्या कहते हैं? प्राथमिक श्वसनी कहते हैं। फिर आगे ये 2 भागों में विभाजित हो जाती है, फिर से प्रत्येक खंड, उसे क्या कहते हैं? द्वितीयक श्वसनी। और द्वितीयक श्वसनी आगे जिन भागों में विभाजित होती है फिर उन्हें क्या कहते हैं? तृतीयक श्वसनी कहते हैं। और तृतीयक जो श्वसनी है वो छोटी छोटी श्वसनिकाओं में बंट जाती है। पहले प्राथमिक आई, फिर द्वितीयक बनी, फिर उससे तृतीयक बनी, फिर जो तृतीयक थी वो आगे क्या होती है? छोटी छोटी श्वसनिकाओं में बंट जाती है। और ये कहाँ फैले होते हैं? फेफड़ों में फैले रहते हैं। और आगे चलकर यह सीमांत जो श्वसनिकाएं हैं उनमें बंट जाती हैं। श्वसनी और श्वसनिका मिलकर एक वृक्षनुमा संरचना बनाते हैं जो बहुत सी शाखाओं में व्यक्त हो जाता है। और इन शाखाओं का जो अंतिम छोर है उसमें क्या पाई जाती है? कूपिकाएं पाई जाती है। उसमें क्या पाई जाती है? कूपिकाएं पाई जाती है। इसके बाद में आप दोबारा समझो कि जो श्वास नली है अपने ऊपर पड़ा था, ऊपर से आती है गर्दन से लेकर वक्षस्थल तक, आगे ये 2 भागों में विभाजित होगी। इन 2 भागों को तो क्या कहते हैं? प्राथमिक श्वसनी कहते थे। फिर आगे ये 2 भागों में विभाजित हो जाती है, उसे क्या कहते हैं? द्वितीयक कहते हैं। और फिर आगे ये 2 भागों में विभाजित होती है, उसे क्या कहते हैं? तृतीयक कहते हैं। और तृतीयक आगे छोटी छोटी श्वसनिकाओं में विभाजित हो जाती है और एक वृक्षनुमा संरचना बना लेती है। अंतिम छोर तक ये क्या कर लेती है? एक शाखाएं आगे से आगे विभाजित, मतलब ऐसे इधर से निकली, इधर से निकल गई, इधर से निकल गई, इधर इधर, आगे से आगे शाखाएं निकल के एक वृक्षनुमा संरचना बना लेते हैं। ये थी आपकी श्वसनिकाएं। इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो आपके क्या है? फेफड़े हैं।
जो फेफड़े होते हैं वो लचीले होते हैं, कोमल होते हैं और हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। लचीले, कोमल और हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। ये हमारे शरीर में एक जोड़े के रूप में वक्षस्थल में एक बाईं साइड पाया जाता है, एक दाईं साइड पाया जाता है। एक दाएं भाग में और एक बाएं भाग में एक जोड़े के रूप में ये हमारे मध्य पट बीच के थोड़ा सा ऊपर ये पाए जाते हैं फेफड़े। तो जो फेफड़े होते हैं इसके अंदर क्या होती है, बहुत मात्रा में, अनंत मात्रा में श्वास नलियाँ होती है, कुपिकाएँ होती है, रक्त वाहिनियाँ होती है, लचीले तंतुओं, झिल्लियों तथा अनेक कोशिकाओं से ये निर्मित होते हैं। मतलब हमारे फेफड़ों में अनंत मात्रा में श्वास नलियाँ पाई जाती है, कुपिकाएँ पाई जाती है, वाहिनियाँ, लसिका, वाहिनियों, लचीले तंतुओं, झिल्लियों और अनेक कोशिकाओं से निर्मित होते हैं। जो हमारे फेफड़े हैं वो मानव श्वसन तंत्र में, तो दाहिने जो फेफड़े की लंबाई है वो क्या होती है, बाएं फेफड़े की लंबाई से थोड़ी सी छोटी होती है लेकिन चौड़ाई अधिक होती है। मानव के जो फेफड़े हैं वो दाहिना जो फेफड़ा है बाएं फेफड़े से लंबाई में तो छोटा होता है लेकिन थोड़ा सा अधिक चौड़ा होता है। लेकिन पुरुषों में क्या होते हैं, जो फेफड़े होते हैं स्त्रियों के फेफड़ों से थोड़े से भारी होते हैं। जो बायां फेफड़ा है वो 2 खंडों में और जो दायां फेफड़ा है वो 3 खंडों में आगे बांटा जाता है। बायां फेफड़ा को आगे 2 भागों में बांटा जाता है लेकिन जो दाहिना फेफड़ा है उसको 3 भागों में बांटा जाता है और प्रत्येक जो खंड है उसके भी आगे बहुत सारे छोटे छोटे भागों में विभाजित किया जाता है। उन्हें क्या कहते हैं, उपखंड कहते हैं। जो प्रत्येक फेफड़ा है उसमें स्पंजी ऊतक होते हैं, स्पंजी ऊतकों से वह बना होता है और उसमें बहुत सारी कोशिकाएं होती है। इसमें जो 30 मिलियन के करीब कुपिकाएं भी पाई जाती है। कुपिका किसे कहते हैं, एक कप नुमा संरचना होती है उसे कहती हैं। कुपिका एक कप नुमा संरचना उसे कहती हैं और ये असंख्य जो कोशिकाओं से घिरा रहता है। कुपिका में शल्की उपकला की जो पंक्तियां भी पाई जाती है जो कोशिका में प्रवाहित रुधिर से गैसों के विनिमय में भी मदद करती है। फेफड़ों के बारे में भी एक जोड़ी फेफड़े पाए जाते हैं, हल्के गुलाबी रंग के होते हैं, एक बाईं ओर एक दाईं ओर। जो दाईं ओर का फेफड़ा है वो बाईं ओर के फेफड़े से लंबाई में थोड़ा कम लेकिन चौड़ाई में ज़्यादा होता है और पुरुषों के जो फेफड़े होते हैं वो स्त्रियों की अपेक्षा थोड़े से भारी होते हैं। बाएं फेफड़े को आगे 2 भागों में बांटा जाता है, दाएं फेफड़े को आगे 3 भागों में बांटा जाता है। इसके बाद आपके आती है श्वसन मांसपेशियाँ। जो श्वसन मांसपेशियाँ हैं कि फेफड़ों में जो गैस के विनिमय के लिए, आदान प्रदान के लिए मांसपेशियों की आवश्यकता होती है। ये जो मांसपेशियाँ हैं वो सांस को लेने और छोड़ने में हमारी क्या करती है, मदद करती है कि सांस को लेने और छोड़ने में। मुख्य रूप से ये मांसपेशियाँ क्या होती है, मध्य पट कंकाल पेशी से एक पतली चद्दरनुमा जो संरचना होती है हमारे वक्षस्थल के ऊपर ये पाई जाती है। मांसपेशियों का मुख्य कार्य यही है कि ये हमारे सांस को लेने और ले जाने और छोड़ने में कार्य करती है। इसके बाद आपको जो अगला टॉपिक है वो है श्वसन का क्रिया विज्ञान, कि श्वसन क्या है, इसका क्रिया विज्ञान क्या है। इसके बारे में कि जो फेफड़े हैं उससे वायु को अंदर आने और बाहर निकलने की एक प्रक्रिया है जो क्या है, गैसीय विनिमय को सहज बनाती है, सरल बनाती है। गैसीय विनिमय कि हम जब भी सांस को लेते हैं, ग्रहण करते हैं तो ऑक्सीजन गैस को अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को छोड़ते हैं। मतलब गैसों का विनिमय हो गया, आदान प्रदान हो गया। इसी प्रक्रिया को सरल कौन बनाते हैं, फेफड़े बनाते हैं। इस वायु संचालन के लिए जो श्वसन तंत्र है वो वायुमंडल व कुपिका के मध्य ऋणात्मक दबाव प्रवणता तथा मध्य पट के संकुचन का उपयोग करते हैं। संकुचन का उपयोग ही मेन है फेफड़ों के अंदर, जिससे जो गैसों का आदान प्रदान में आसानी होती है। जो श्वसन की प्रक्रिया है उसको 2 भागों में संपादित किया गया है। एक को कहा गया है बाह्य श्वसन और दूसरे को कहा गया है आंतरिक श्वसन। जो बाह्य श्वसन है इसमें तो क्या होता है, गैसों का विनिमय हवा से जो भरी होती कुपिकाएं होती है, कोशिकाएं होती है, उसमें जो प्रवाहित रक्त होता है के मध्य गैसों के आंशिक दबाव के अंतर के कारण होता है। उनमें जो अंतर होता है कि विनिमय हवा से जो कुपिकाएं भरी है, केशिकाएं भरी है और रक्त के मध्य गैसों का जो आंशिक दबाव होता है, उन दोनों के अंतर, मतलब गैसों का विनिमय हवा से भरी जो कुपिकाएं होगी तथा दूसरा जो केशिकाओं से प्रवाहित जो रक्त है, उन दोनों के मध्य गैसों का क्या दबाव है, उनके अंतर के कारण ही क्या होता है, बाह्य श्वसन होता है।
आंतरिक श्वसन किसे कहते हैं? इसमें क्या होता है कि इनमें गैसों का जो विनिमय है वो कोशिकाओं में प्रवाहित रक्त और ऊतकों के मध्य विसरण के माध्यम से होता है कि ऊतकों का विसरण कितना है उनके माध्यम से आंतरिक श्वसन होता है। बाह्य श्वसन अंतर और दूसरा जो आंतरिक श्वसन है उसमें विसरण के कारण होता है। आपका श्वसन तंत्र ये है। श्वसन तंत्र एक बार दोबारा से सुनो कि अपने ऑक्सीजन गैस को अंदर ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर छोड़ते हैं। गैसों के आदान प्रदान को ही श्वसन कहते हैं। श्वसन तंत्र को 3 भागों में बांटा गया है, ऊपरी श्वसन तंत्र, निचला श्वसन तंत्र और श्वसन मांसपेशियां। ऊपरी श्वसन तंत्र को आगे 4 भागों में बांटा गया है, नासिका, मुख, ग्रसनी और स्वर यंत्र। नासिका में सबसे पहले कि ये पहला श्वसन अंग है और एक जोड़ी नासाद्वार होता है, उसको 2 भागों में बांटा जाता है और उसके अंदर से जो भी अपने वायु को गैस को ग्रहण करते हैं वो शुद्ध होकर हमारे फेफड़ों तक जाती है। दूसरा मुख, ये द्वितीयक भाग है, इसके अंदर जो भी अपने गैस को ग्रहण करते हैं वो नासिका की तरह शुद्ध नहीं होती। तीसरा था ग्रसनी। ग्रसनी क्या थी? एक पेशीय चिमनी नुमा संरचना थी जो नासिका गुहा के पृष्ठ भाग से आहार नली के ऊपरी भाग तक ये फैली हुई है और इसको भी आगे 3 भागों में बांटा गया है, नासाग्रसनी, मुख ग्रसनी और अधोग्रसनी। इसके बाद स्वर यंत्र। स्वर यंत्र क्या है? ये कंठ ग्रसनी और श्वास नली को जोड़ने वाली एक छोटी सी संरचना है। इसके बाद अपने इसका दूसरा भाग कर रहे थे निचला श्वसन तंत्र। ये भी आगे 2-3 भागों में बांटा गया था, श्वास नली, श्वसनी और कुपिका और फेफड़े। श्वास नली तो ये क्या है? 5 इंच लंबी कोई नली है, इसके चारों तरफ सीकार के छल्ले पाए जाते हैं। ये छल्ले क्या करते हैं? इसको चिपकने नहीं देते, इसको खुला रखने का कार्य करते हैं और हमारे गले से लेकर वक्ष तक एक श्वास नली पाई जाती है और आगे दोनों फेफड़ों में 2 भागों में विभाजित हो जाती है। उसे क्या कहते हैं? प्राथमिक श्वसनी कहते हैं। उसके बाद दूसरा टॉपिक था श्वसनी। उसके अंदर उसको आगे कई भागों में बांट देते हैं। वो श्वसनी आ गई फेफड़े। फेफड़े गुलाबी रंग के हल्के होते हैं, एक दाएं भाग में एक बाएं भाग में पाया जाता है। दाएं वाला थोड़ा सा कम लंबा लेकिन चौड़ा अधिक होता है और जो पुरुषों के फेफड़े हैं वो महिलाओं के अपेक्षा अधिक भारी होते हैं। तो इस प्रकार आपका ये श्वसन तंत्र है। इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया, ये पूरा हो गया। जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है रक्त व रक्त परिसंचरण तंत्र, इसको अपने अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।